अस्सलाम वालेकुम। यूआरपी कितना? यूआरपी कितना? किसने किसको बेचा है? चौदह सौ 1400। कैसे? चाहे ऐसे कर लें कि सेलर ने 20% मार्जिन कमाया था, तो इस 7000 में 20% लोडेड है, तो 7000 का 20% नहीं 1400। या ऐसे कर लें कि 2000 पूरी ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट कमाया था, इस में से 70% अब भी स्टॉक में मौजूद है, तो इसका 70% यूआरपी। ठीक है, यूआरपी आ गया 1400। और इस 1400 को मैं जो ज़बानी बोला है दोबारा बताता हूँ। 2000 रुपये टोटल कमाया था, इसमें से 70% अभी भी चीज़ें मौजूद हैं, तो इसलिए इसका 70% अनरियलाइज्ड है। या फिर 20% जीपी कमाया था, तो 7000 रुपये की चीज़ों में 20% शामिल है, 1400। या फिर 2000 रुपये कमाया था, अगर ये सारी की सारी चीज़ें बिक गई होती आगे, तो ये सारा का सारा रियलाइज हो गया होता। यानी बायर जब चीज़ें आगे बेच देगा तो सेलर ने जो प्रॉफिट कमाया था वो रियलाइज हो जाएगा। बायर आगे कितनी चीज़ें बेच सका? 30%, तो इसमें से 30% रियलाइज हो गया। कितना रियलाइज हो गया? तो बाकी 1400 अनरियलाइज्ड रह गया। टोटल प्रॉफिट में से 30% रियलाइज हो गया, तो 30% रियलाइज हो गया, तो बाकी अनरियलाइज रह गया। इस 1400 पे, इस हर तरीके की कैलकुलेशन पे कोई एतराज? अच्छा जी, इस 1400 की ट्रीटमेंट क्या होगी? सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस, चूंकि इस मिसाल में पी सेलर है तो पी की रिटेन अर्निंग से लेस, और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में से लेस। ओके, एस सेलर होता तो इन्वेंट्री के ब्रैकेट में से लेस और इधर से लेस। और अगर ये सारी चीजें आगे बिक गई होती तो फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। यानी बायर के पास चीजें पड़ी हैं तो यूआरपी की एडजस्टमेंट है। इन अदर वर्ड्स, जिन चीजों में प्रॉफिट लोड किया था वो चीजें अगर ग्रुप की बैलेंस शीट में आ रही हैं तो मसला। बायर ने अगर सारी चीजें आगे बेच दी होती तो फिर कोई एडजस्टमेंट होती। तो यूआरपी की एडजस्टमेंट ही कब है? जब बायर के पास चीजें बची रह जाएं और उनमें प्रॉफिट लोडेड है। अब इसी बात को मैं एक और तरह से बोल रहा हूं कि इंटर कंपनी सेल में जिस चीज को बेच के प्रॉफिट कमाया गया था, अगर वो चीज ग्रुप बैलेंस शीट में अब भी मौजूद है तो उसमें प्रॉफिट लोडेड है, वो अनरियलाइज्ड है, तो उस आइटम में से निकाल दें। और क्योंकि प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो इसलिए सेलर की रिटेन अर्निंग से निकाल दें। ये यूआरपी की एडजस्टमेंट है। ये 30% क्यों यूआरपी नहीं है? क्योंकि चीजें आगे बिक गई तो सेलर का प्रॉफिट रियलाइज हो गया। अच्छा, अगर ये चीजें एस ने आगे बेचने की बजाय खुद ही खा पी ली होती
है, यानी वो बेचता ही ना होता, वो चीजें खुद ही खाता होता। ये फ्यूल बेचता होता जो कंज्यूम कर लेता, स्टेशनरी बेचता होता जो कंज्यूम कर लेता, तो फिर ये सेल ना होती, लेकिन एस ने उस सारे को कंज्यूम कर लिया होता। यानी बायर आगे बेचेगा ही तो ही काम है। अगर बायर कंज्यूम कर लेगा तो भी मसला खत्म हो गया। प्रॉब्लम कब आ रही है? जब बेची हुई चीजों में से कुछ बचा रह जाए और वो एसेट में आ रहा होगा, उसमें प्रॉफिट लोडेड होगा, ये मसला है। तो ग्रुप बैलेंस शीट में जब एसेट्स में कोई ऐसी आइटम आ रही होगी जो इंटर कंपनी सेल में से बची हुई है, उसमें जो प्रॉफिट लोडेड है वो मसला है। अगर वो सारी चीजें आगे बिक गई हों या बायर ने कंज्यूम कर ली हों तो कोई एडजस्टमेंट है। अच्छा, बायर ने, ये तो मैंने इस वक्त गुड्स की मिसाल लिखी है ना, जो एस आगे बेच रहा है, अगर ये स्टेशनरी होती और एस उसको कंज्यूम कर रहा होता और सारी कंज्यूम कर चुका होता तो कुछ एडजस्ट करते, पक्की बात है ना। लेकिन एस ने वो चीजें महंगी खरीदी होती स्टेशनरी, उसका एक्सपेंस ज्यादा आया होता, रिटेन अर्निंग में वो ज्यादा एक्सपेंस आ रहा होता। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये तो मैंने गुड्स की मिसाल दी है कि एस ने आगे बेच ली। अगर इसको बेचने वाली चीजें ना समझें, कंज्यूमेबल आइटम समझ लें, तो एस ने अगर ये कंज्यूम कर ली होती सारी तो फिर हम यूआरपी एडजस्ट करते। लेकिन एस ने महंगी चीजें कंज्यूम की हैं तो एस का वो बिला वजह का ज्यादा एक्सपेंस आ रहा है, तो ना करें। अगर एस के अलावा किसी और को बेचेगा तभी कुछ नहीं करेंगे, वो भी इसी तरह नहीं। लेकिन अगर देखें ना ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो तो आपस में एक दूसरे को बेच के कमाए जा रहे हैं, और हाँ लेकिन महंगा कंज्यूम किया ना, अच्छी बात नहीं है, नहीं मैं तो ये कह रहा हूं कि बायर ने वो चीजें महंगी खरीदी तो उसको अपना महंगा स्टेशनरी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। हाँ, उसने मार्केट से भी तो खरीद के कंज्यूम ही करनी थी। और मसला एक का दूसरे को बेच के प्रॉफिट कमाना नहीं है, एक दूसरे को सर्विसेज देके भी कुछ कमा सकता है। जैसे अभी आपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 2-3 किया है, उनमें से एक ने अगर दूसरे को सर्विसेज दी हैं तो जिसने सर्विसेज दी हैं उसने उसको इनकम बनाया होगा, और जिसने सर्विसेज ली हैं एक्सपेंस बनाया, तो उसको तो एडजस्ट नहीं किया। तो बैलेंस शीट का सवाल करते हुए, बैलेंस शीट का, एक कंपनी का दूसरी कंपनी को सर्विसेज दे के, कंज्यूमेबल आइटम्स बेच के, गुड्स बेच के प्रॉफिट कमाना कोई मसला नहीं है। मसला तब है कि जो चीजें बेची गई हैं अगर वो अब भी बायर के स्टॉक में हैं तो ग्रुप बैलेंस शीट में एक एसेट ऐसा आ रहा होगा जिसमें प्रॉफिट लोडेड होगा, यह मसला है। अगर बायर के पास वो चीजें सारी की सारी इस्तेमाल हो गई होती या बायर ने वो चीजें आगे बेच दी होती सारी की सारी, तो फिर कोई मसला ना आता। मसला सिर्फ तब आ रहा है जब बायर ने वो चीजें अभी अपने स्टॉक में रखी हुई हैं। मैं फिर बता रहा हूं, चीजें आगे बेचना जरूरी नहीं है, क्या पता कंज्यूमेबल आइटम्स होती वो सारी खत्म कर चुका होता। तो मसला तब अराइज होगा जब एक ने दूसरे को कुछ चीजें बेची होंगी और जो चीजें बेची होंगी बायर के पास वो चीजें अब भी बैलेंस शीट में आ रही होंगी। तो प्रॉब्लम क्या है? उनमें प्रॉफिट लोडेड है, वो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एक इन्फ्लेटेड अमाउंट पे आ रही है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात सही नहीं है, तो क्या ट्रीटमेंट करें? उस पर्टिकुलर एसेट से लेस कर दें और सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस कर दें। ये बात ओके, कोई इतराज इख्तलाफ तो नहीं है? पक्की बात है, कंज्यूमेबल आइटम्स भी ओके ना। अब बेशक मैंने यहां गुड्स चलो लिख दी हैं, लेकिन आप इसको गुड्स की बजाय कंज्यूमेबल आइटम्स भी समझ लें, तो फिर उस सूरत में ये सेल्स नहीं आ रही होंगी। कंज्यूमेबल आइटम्स कंज्यूम कर लेगा तो एक्सपेंस बन जाएगा। चाहे गुड्स आगे बेच चुका होता या कंज्यूमेबल होती, कंज्यूम कर चुका होता, तो नो इशू। इशू तब है जब खरीदी हुई चीजों में से कुछ अभी बैलेंस शीट में आ रहा हो। सेम वैल्यूज प्लांट, पी ने एक प्लांट खरीदा 8,000 का और वो उसने बेच दिया 10,000 का एस को। एस ने इस प्लांट को अपना पीपीई बनाया और अभी पहला ही साल था तो उसने 30% पे डेप्रिशिएट कर लिया। 3,000 को वो एक्सपेंस बना गया, बाकी इसकी बुक्स में बुक वैल्यू आ गई 7,000। पी ने कुछ चीजें बेची जिन पे 2,000 प्रॉफिट कमाया, पी ने कुछ बेचा जिस पे 2,000 प्रॉफिट कमाया। जो बायर ने खरीदा उसमें से 70% अभी भी एसेट्स में है, जो बायर ने खरीदा उसमें से 70% अभी भी एसेट्स में, 30% एक्सपेंस बन गया, 30% एक्सपेंस बन गया। तो इशू किस में होना चाहिए? जितना बाकी बैलेंस शीट में रह गया। कितना प्रॉफिट लोडेड है उसमें?
1400। कितना प्रॉफिट लोडेड है? 1400। क्या ट्रीटमेंट की? सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस, और चूंकि बात इन्वेंट्री की हो रही है तो इन्वेंट्री से लेस। बात पीपीई की हो रही है तो सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस और पीपीई से लेस। कॉन्सेप्ट सेम है कि जो चीज बेची गई थी, अगर वो चीजें आगे बिक गई हो या कंज्यूम हो गई हो, समहाउ एक्सपेंस बन गई हो, कोई मसला नहीं। मसला तब आएगा कि जब उनमें से जो अमाउंट बैलेंस शीट में आ रही है उसमें जो प्रॉफिट लोडेड है वो मसला है, तो उस आइटम में से प्रॉफिट निकाल दें। इन्वेंट्री की बात थी तो इन्वेंट्री के ब्रैकेट से निकाल दें, पीपी की बात है तो पीपी के ब्रैकेट से निकाल दें, और पूरा 2000 नहीं, उस 2000 में से जो अनरियलाइज्ड रह गया है तो उस 1400 को रेलेवेंट एसेट से लेस और सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस। नहीं, बैलेंस शीट तो एज एट एक फिगर अवेलेबल होगी ना, उस ईयर एंड पे खड़े होकर देखेंगे कितना रह गया। अगले साल भी वो बैलेंस शीट की फिगर ही देखेंगे ना। अगले साल 30% और डेप्रिशिएट हो गया तो अब जो बाकी रह गया होगा उसका यूआरपी होगा। देखें, हम बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन ईयर एंड पे खड़े होकर कर रहे हैं। क्या ग्रुप की कोई बुक्स हैं कि पिछले साल जो कर लिया था वो कर लिया था, वहां से आगे चलना है? नहीं, हर दफा नए सिरे से ही होगा। तो जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें जो बचा कुचा रह गया होगा उस पर यूआरपी कैलकुलेट होगा। नहीं समझ आई? 1400 यूआरपी ओके। अब चाहे वो गुड्स पे हो चाहे वो किसी डेप्रिशिएबल एसेट पे हो। ये वाली बात फिर सुनिए, अगर पी ने इसको कोई स्टेशनरी आइटम्स दी होती और एस ने वो स्टेशनरी आइटम्स कंज्यूम कर ली होती तो एस ने अपने पास एक ज्यादा स्टेशनरी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होता तो उसको एडजस्ट करते, यानी उसने महंगी स्टेशनरी आइटम एक्सपेंस बनाई होती तो एडजस्ट करते नहीं। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी भी मेरे नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तान में कुछ टीचर्स हैं जो ये अभी भी पुराना वाला और गलत वाला पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक ना ट्रीटमेंट चलता था और वो इंटरनेशनली भी पहले ऐसे ही चलता था, लेकिन को 10-12 साल हो गए चेंज हो गया हुआ है। आई कैप में को 5-6 साल पहले, 3-4 साल पहले चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ मेरे इल्म के मुताबिक अगर सब चेंज कर चुके हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी भी कोई वैसे पढ़ा रहे हैं तो इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, आप में से शायद किसी ने ये पढ़ा हो कि प्रॉफिट को सेलर में एडजस्ट कर दें और वो जो बायर ने एक्स्ट्रा डेप्शन चार्ज की है उसको बायर में एडजस्ट कर दें। नहीं पढ़ा ऐसा? ये ट्रांजेक्शन ही नहीं पढ़ी ना यार? नहीं, भूल गए होंगे आप, पढ़ा होगा वैसे हैं। तो अगर किसी ने, चलो कैमरे के पार भी दुनिया है, अगर किसी ने ऐसे पढ़ा हुआ है कि सेलर में 2000 एडजस्ट कर दें और बायर में इसकी डेप्रिसिएशन जो एक्स्ट्रा है वो एडजस्ट कर दें, तो ये सही नहीं है। बायर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मसला ही सेलर का है कि जितना प्रॉफिट उसने कमाया था, जैसे जैसे एसेट यूज होता जाएगा वो प्रॉफिट उसका रियलाइज होता जाएगा। अब चाहे वो चीजें बिक के यूज हो रही हो चाहे वो खा पी के यूज हो रही हो, मसला ही सेलर का है। बायर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है यूआरपी की बायर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसलिए अगर किसी ने ऐसे पढ़ा हुआ है कि जिसने बेचा है उसमें से प्रॉफिट एडजस्ट कर दें और जिसने खरीदा है उसमें से डेप्शन एडजस्ट कर दें, तो ये गलत है, ये नहीं होता है। ये पहले को 10-12 साल पहले होता था, अब नहीं होता ऐसा। तो अब यही है जो बता रहा हूं कि जितना यूआरपी है, अच्छा वो यूआरपी कैलकुलेट कैसे करना है ये तो मैंने गुड्स का बताया था, इसका भी बताता हूं। 20% कमाया था तो नेट बुक वैल्यू जितनी आ रही है इस पे 20% लगा दें, या फिर जितना प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट की अमाउंट को डेप्रिशिएट कर दें। ये प्रेफर्ड है, जो बाकी रह गया वो यूआरपी है। यानी जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होता जाएगा ये कमाया हुआ प्रॉफिट रियलाइज होता जाएगा, तो प्रॉफिट की अमाउंट को जितना डेप्रिसिएशन हुई है वो माइनस कर दें तो बाकी यूआरपी रह जाएगा। तो सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस और पीपी से लेस। बचा हुआ तो उसमें से प्रॉफिट, उसका जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो माइनस करना। मतलब इसका ये लॉजिक है कि आप जो ग्रुप की गुड्स है, आपकी ग्रुप में ही पड़ेगी। हाँ जी, ग्रुप की बैलेंस शीट में एक ऐसा एसेट आने लगा है जो इन्फ्लेटेड अमाउंट पे, क्योंकि वो एसेट तो बायर की बुक्स में आ रहा है ना, तो बायर ने तो उसको अपने हिसाब से रिकॉर्ड किया हुआ है जी। हाँ जी, अगर उसने खुद ही कंज्यूम कर ली है तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप ने खुद ही अपने आप में कंज्यूम कर लिया है। एक इनकम आ रही होगी, एक एक्सपेंस आ रहा होगा, वो आपस में एडजस्ट हो जाएगा। जब आप
को मैं एसओसीआई पढ़ा दूंगा ना अगले वीक में, तो फिर ये बात दोबारा क्या करना मैं तब बता ही दूंगा कि हम बैलेंस शीट में क्यों ये एडजस्ट नहीं करते थे। एसओसीआई पढ़ाने के बाद बताऊंगा। हाँ जी, तो अगर हम मार्जिन लेते हैं तो 25% मार्जिन हो गया, 20% ना मार्कअप ले रहे हैं, चलो 25% मार्कअप कर लें। आप 25% मार्कअप कह रहे हैं, अगर आपने 25% मार्कअप कैलकुलेट करना है तो 7000 इंटू 20 ओवर 120, 25 ओवर 125 सॉरी। फिर तो बायर के पास एसेट में आई कुछ नहीं रहा होगा ना, तो फिर यूआरपी भी नहीं होगा। चैप्टर में पेज 6 पे आए, चैप्टर में पेज 6, चैप्टर में पेज 6 एडजस्टमेंट नंबर 5। ये 5 पढ़ा दी, ये पढ़ लें। मैंने इससे पिछले पेज पे 5A और 5B करके लिखा हुआ है, वो रहने दे। वो मैंने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट समझाने के लिए तोड़ के लिखा था, लेकिन बैलेंस शीट में उसको उस तरह से रहने दें। ये जो मैंने पेज 6 पे 5 लिखी हुई है ये पढ़ लें, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये पढ़ लें, ये पढ़ा दी मैंने। है क्या? हाँ हाँ, ये दिखाया मैंने कि जितना प्रॉफिट कमाया था माइनस एक्सेस डेप्शन इज इक्वल टू यूआरपी। ट्रीट यूआरपी को करना है। मसला ना ब्लैक इंक का है, ब्लैक इंक का मसला है। है ठीक है। पेरेंट ने एस के सारे शेयर्स खरीदे। उस वक्त एस की बुक्स के मुताबिक वो शेयर होल्डर्स कितने के मालिक थे? उस वक्त एस की बुक से मुताबिक उसके शेयर होल्डर्स कितनी इक्विटी के मालिक थे? 30,000। जब पी ने उनसे शेयर्स खरीदने होंगे तो पी कहेगा अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, वो बैलेंस शीट दिखाएंगे, उसमें 30,000 आ रहा होगा, तो पी वाले कहेंगे लो 30,000। यानी बैलेंस शीट की वैल्यूज देख के चीज़ें खरीदी बेची जाएंगी, मार्केट वर्थ देख के। और मार्केट वर्थ भी डायरेक्टली नहीं, क्योंकि जो थोड़े छोटे मोटे शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं ना, वो स्टॉक मार्केट में होते हैं। 70-80% शेयर्स नहीं स्टॉक मार्केट में होता है, वो अलग ही डील करनी पड़ेगी। तो जब कंपनी पी ने एस के सारे शेयर्स खरीदने होंगे तो जिनसे खरीदने होंगे उनको 30,000 रुपए दें, क्योंकि बैलेंस शीट में 30,000 आ रहा है जी। 30,000 क्यों ना दें?
भाई वो बुक वैल्यू है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसीज रखी हैं, क्या डेप्शन मेथड रखे हैं, तो बुक वैल्यू देख के नहीं चीजें खरीदी बेची जाती। पेरेंट ने ये सारे शेयर्स सारे के सारे खरीद लिए 43,000 के। अभी तक जितनी कंसोलिडेशन रिवाइज करवाई, गुडविल कितनी 13,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 43 और उस वक्त एक्विजिशन डेट पे एस के नेट एसेट्स कैपिटल 12 और रिटेन अर्निंग्स 18, तो 13। ये 13,000 रुपए किस चीज के हैं? गुडविल के। तो गुडविल बैलेंस शीट में क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि आईएएस ने मना किया हुआ था। तो अगर आईएएस ने मना किया हुआ था तो फिर ये इसके पैसे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आईएएस ने नहीं बताना कितने पैसे लेने हैं। एस के पुराने लोगों को पता है कि कंपनी एस का अच्छा नाम है, तो वो पैसे लेंगे उसके, वो बुक्स की वैल्यू देख के नहीं पैसे लेंगे। तो इसलिए 13,000 रुपए गुडविल। एस के पुराने शेयर होल्डर्स के हिसाब से अगर देखें तो हो क्या रहा है कि वो 43,000 कैश ले रहे हैं और कंपनी एस से अपना ताल्लुक खत्म कर रहे हैं। कंपनी एस के जो पुराने शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपने शेयर्स पी को बेच दिए बदले में, यानी हो यह रहा है कि उनका कंपनी एस से ताल्लुक खत्म हो रहा है और 43,000 कैश मिल रहा है। एक और हल भी था उनके पास, ये बीएफडी की चीज है बता रहा हूं। एक और हल भी था कि वो कंपनी को बंद कर देते। अच्छा, कंपनी को बंद करते तो क्या क्या होता? एसेट्स को बेचते, एसेट्स को बेच के 50,000 रुपए मिलता, ज्यादा भी हो सकता था कम भी हो सकता था, जो इन एसेट्स की उस वक्त फेयर वर्थ थी उसके हिसाब से पैसे मिलने थे। अगर वो इस कंपनी को बंद भी कर देते तो उनको एसेट्स बेच के जो कैश मिलता, यानी कंपनी अगर डिसॉल्व हो जाती तो उनको कैश मिलता लेट से 54,000। तो हम ये कह सकते हैं कि इन एसेट्स जिनकी बुक वैल्यू 50 है उनकी फेयर वर्थ 54 है। फिर क्या करते हैं? 54,000 लेके भाग जाते, लायबिलिटीज पे करते। लायबिलिटीज की पेमेंट करते करते हो सकता है 20 से कम में सेटल हो जाता, हो सकता है 20 से ज्यादा देने पड़ते, चलो 21 दे लेते हैं। लायबिलिटी सेटल करते 21,000। कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी मुझे लगता है। हाँ ठीक है, सही है। कितना? 33। इस 33 की इंटरप्रिटेशन दोबारा सुने। अभी इस वक्त काली और नीली वैल्यूज ये हैं कि एस के शेयर होल्डर्स एस के अपने सारे शेयर्स बेच रहे हैं पी को, कितने के? 43 के। तो हो क्या रहा है? उनको 43 कैश मिल रहा है, उनका एस से रिश्ता खत्म। उनके पास एक और हल भी था कि वो एस को क्लोज करते, एसेट्स को मार्केट में बेचते, लायबिलिटीज को सेटल करते और जितना कैश मिलता वो उनका। यानी कंपनी अगर वो बंद भी कर देते तो भी उनको कितने पैसे मिल जाने थे? 33। कंपनी बंद करके भी 33 तो उनको मिल ही जाने थे। तो वो अब इस कंपनी जितनी मर्जी गई गुजरी कंपनी क्यों ना हो, 33 से कम में शेयर्स बेचने नहीं बनते। एस के ये एक वैल्यूएशन, बीएफडी का टॉपिक वैल्यूएशन, ये उससे रिलेटेड एक बात है कि जब एक कंपनी के शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स बेचने हैं तो अकलमंदी ये है कि उससे कम में तो ना बेचे ना जो दुकान बंद करके मिल जाने थे। तो इन्होंने शेयर्स 33 से कम तो हरगिज नहीं बेचने थे। अब अगर ये इस कंपनी, चलती हुई कंपनी को बेच रहे हैं और 43,000 की बेच रहे हैं तो सही मानों में गुडविल के नाम के कितने पैसे ले रहे हैं? 10,000। जबकि हमारा ये कैलकुलेशन मेथड क्या बता रहा है, तो इसका मतलब ये मेथड ठीक नहीं है, गुडविल भी सही नहीं निकली है। सही गुडविल तब निकलेगी जब गुडविल की कैलकुलेशन के अंदर इस चीज का भी मार्जिन रखा जाएगा कि उस वक्त एसेट्स की सही वर्थ क्या थी। अभी हम गुडविल, ये जो 2-3 सवाल किए या अभी तक जितना कराया, उसमें गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये नेट एसेट्स में क्या फिगर लिखी होती है? इक्विटी की ना। वो फिगर्स कहां से आती हैं? बुक्स की वैल्यूज होती हैं। यानी अभी तक जो हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे उसमें नेट एसेट्स बुक वैल्यूज माइनस कर रहे थे। जबकि अगर यह जानना हो कि वाकई गुडविल के नाम के कितने पैसे लिए हैं तो उसमें इस 4,000 और इस 1,000 का इंपैक्ट डालेंगे तो पता चलेगा कि गुडविल के कितने पैसे हैं।
तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एक एडजस्टमेंट की जाएगी। अच्छा, क्या वाकई ये लोग कंपनी बंद कर रहे हैं? क्या वाकई ये सारे एसेट्स असल में बेचने लगे? नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुडविल सही कैलकुलेट हो सके इसलिए एक एक्सरसाइज की जाएगी कि एस के सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज, इनकी फेयर वैल्यू एक्सरसाइज होगी। उन एसेट्स की फेयर वैल्यू और बुक वैल्यूज का डिफरेंस और लायबिलिटीज की फेयर वैल्यूज और बुक वैल्यूज का डिफरेंस एज एन पॉजिटिव या नेगेटिव, एज एन एडजस्टमेंट यहां पर आएगा। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे एसेट्स की वर्थ 4000 ज्यादा है तो ये फायदा है, नुकसान है? इक्विटी बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो इस 4000 को यहां पर एज अ पॉजिटिव एडजस्टमेंट लेंगे। लायबिलिटीज की वर्थ नहीं कहता, फेयर वैल्यू जो बुक्स में आ रही है उससे 1000 ज्यादा है, तो ये फायदे वाली बात है, नुकसान वाली बात है? नुकसान वाली बात है। इक्विटी वालों के लिए ये नुकसान वाली बात है, तो 1000 नेगेटिव। अब सही गुडविल के लिए इसका टोटल आ जाएगा 33, तो सही गुडविल 10 निकलेगी। तो सही गुडविल तभी कैलकुलेट होगी जब उस वक्त जितने एस के एसेट्स और लायबिलिटीज मौजूद थे उनको फेयर वैल्यू पे अपडेट किया जाए और जो गेन लॉस है वो यहां एडजस्ट किया जाए। क्या ये मैंने रीवैल्यूएशन मॉडल लगा दिया? नहीं, ये सिर्फ पीपीई की बात नहीं हो रही, इसमें स्टॉक भी होगा, इसमें डेटर्स भी होंगे, इसमें प्रीपेमेंट्स भी होंगी, सब कुछ होगा। तो सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज, इनकी फेयर वैल्यू एक्सरसाइज की जाएगी। ये बहुत कॉमन टेस्टिंग है, ये चीज, ये बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है सवालों की। फेयर वैल्यू एक्सरसाइज होगी और अगर एसेट्स की बुक वैल्यू कम है लेकिन उस वक्त उनकी फेयर वर्थ ज्यादा थी तो यहां पॉजिटिव, और अगर फेयर वर्थ कम थी तो नेगेटिव। लायबिलिटी की फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा थी तो यहां नेगेटिव, कम थी तो बस ये प्लस माइनस साइन है जो याद रखना है। ये सब एडजस्ट करेंगे तो सही गुडविल कैलकुलेट होगी। हो गई गुडविल कैलकुलेट, लेकिन बैलेंस शीट आउट हो जाएगी। बैलेंस शीट इसलिए आउट हो जाएगी क्योंकि पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट की फिगर और इक्विटी की फिगर बुक्स में से उठा के आपस में नॉक ऑफ कर देते थे, बाकी बचे हुए को गुडविल कह देते थे। अब हमने अपनी तरफ से एनी 4000 और 1000 डाल दिए। अब हमें कुछ और भी एडजस्ट करना पड़ेगा। वो क्या होगा उसकी भी कहानी समझें। इस 4 और 1 को यहां लिखना ताकि सही 10,000 निकले, ये बात ओके? अगर जाग रहे हैं तो 10,000 ओके। अब इसका दूसरा फैक्ट समझाता हूं। गुडविल की कैलकुलेशन में इस 4000 और 1000 को एडजस्ट करने का मतलब यह है कि ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसेट्स एस वाले अपनी बुक में 50,000 रख के बैठे हुए थे, ग्रुप की नजर में उनकी कीमत 54 थी। अच्छा, ये सारी जो कैलकुलेशन हो रही है ना, ये सिर्फ कंसोलिडेशन की कैलकुलेशन है। एस को नहीं कहेंगे अपनी बुक्स ठीक करो, ये सारा कुछ काम कंसोलिडेशन का है। तो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें जो उस वक्त बुक्स में 50,000 की थी, ग्रुप की नजर में वो 4,000 ज्यादा की थी, और एस ने नहीं इस 4,000 को लिफ्ट करानी। ये सारी कंसोलिडेशन की कैलकुलेशन है। तो जब ग्रुप की नजर में एस के एसेट की बुक वैल्यूज से 4,000 ज्यादा है इनकी कीमत, तो फिर यहां पर पीपीई में 70 + 60 करते हुए हमें यहां 4 ऐड करना पड़ेगा। अगर ये पीपीई है तो, अगर इसमें से 2 पीपीई का है, 1 इन्वेंट्री का है, 1 डेटर का है, तो यहां 2, यहां 1, यहां 1। यानी जिस रेलेवेंट एसेट की फेयर वैल्यू उस वक्त ज्यादा थी तो एस ने तो वही वैल्यू आगे बढ़ाई होगी। तो कंसोलिडेशन करते हुए हम यहां पर रेलेवेंट आइटम्स में वो 4 ऐड कर देंगे, और अगर कम हुए तो कम कर देंगे। इसी तरह लायबिलिटीज ग्रुप की नजर में 1000 ज्यादा थी तो यहां पर 1000 ज्यादा हो जाएगा। इसको कहते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एसेट्स और लायबिलिटीज की। इन अदर वर्ड्स, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नेट एसेट्स की। ट्रीटमेंट क्या बनी? जिन जिन आइटम्स की, चाहे वो एसेट्स हैं चाहे लायबिलिटीज हैं, उनकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अच्छा, एडजस्टमेंट यानी 54,000 नहीं, 4,000 जो डिफरेंस की अमाउंट है। गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में एडजस्ट और बैलेंस शीट में रेलेवेंट लाइन आइटम में एडजस्ट। गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में एडजस्ट और बैलेंस शीट में रेलेवेंट लाइन आइटम में एडजस्ट। और ये कब की 50 और 54 की वैल्यूज हैं? एक्विजिशन डेट की। हो सकता है इस बात को 3-4 साल गुजर गए हों। ये 4 यहां क्यों ऐड किया? क्योंकि एस ने अपनी बुक्स में अपनी बुक वैल्यूज चलाई थी, जबकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू 4000 ज्यादा होनी चाहिए थी, इसलिए ऐड कर दिया। तो अगर ये डेप्रिशिएबल आइटम हुई तो ग्रुप की नजर में अगर ये 4 ज्यादा का था तो फिर डेप्रिसिएशन भी 4 ज्यादा पे होनी चाहिए थी। कितने अरसे की? जितने साल गुजर गए एक्विजिशन पे।
रिपीट कर रहा हूं बात, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ये मैंने दो बातें की अलग अलग। एक है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, एक्विजिशन डेट पे एस के एसेट्स और लायबिलिटीज में से जिन जिन आइटम्स की फेयर वैल्यूज और बुक वैल्यूज में फर्क था वो हमें गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में एडजस्ट करना पड़ेगा और बैलेंस शीट में रेलेवेंट आइटम में एडजस्ट करना पड़ेगा। यहां तक ओके। दूसरी बात, अगर ये एडजस्टमेंट किसी डेप्रिशिएबल आइटम की हो रही है तो फिर जितना अरसा गुजर चुका उतने अरसे की एक्स्ट्रा डेप्शन भी चार्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि एस तो उसको 50,000 के हिसाब से डेप्रिशिएट कर रहा था जबकि ग्रुप की नजर में वो 54,000 का था, तो 4,000 पे मजीद डेप्शन चार्ज करनी पड़ेगी जितने साल गुजर चुके अब तक। तो उस डेप्रिसिएशन की चार्ज करने की एडजस्टमेंट क्या करूं, फर्ज करते हैं 1200 मजीद डेप्शन चार्ज करनी है तो पीपी में से लेस, और चूंकि ये एस के एसेट्स की बात हो रही है तो एस की रिटेन अर्निंग में से लेस। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दो बातें, एक्विजिशन डेट पे एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यूज और फेयर वैल्यूज का डिफरेंस, गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में एडजस्ट और बैलेंस शीट में रेलेवेंट आइटम्स में एडजस्ट। अगर ये नॉन डेप्रिशिएबल चीज थी तो बात खत्म, लेकिन अगर डेप्रिशिएबल थी तो इसके बाद इस 4,000 पे एक्स्ट्रा डेप्शन चार्ज होगी, रेलेवेंट आइटम में से लेस, और चूंकि ये एस के एसेट्स हैं तो रिटेन अर्निंग में एस के कॉलम में से लेस। और इस प्लस माइनस का ख्याल ये रखना है कि अगर 4,000 बढ़ाया है तो और डेप्शन चार्ज करनी है, 4,000 कम किया होता तो डेप्शन रिवर्स होती जी। बैलेंस शीट क्यूमुलेटिव होती है, नहीं रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, नहीं है रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल होती तो शायद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की जरूरत ही ना पड़ती, फिर शायद उस पर जरूरत ही ना पड़ती, वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे आ रहा होता। हाँ अब नहीं, फिर ये उस दिन बुक्स में इतने का था, मार्केट में इतने का था उस दिन। हाँ तो उसी को डेप्रिशिएट करने की बात करो, उसको डेप्रिशिएट करना है कितने अरसे के, जब से नहीं, जब से एक्विजिशन डेट है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट एक्विजिशन डेट को सामने रखे, अब उस दिन से जितने साल गुजर गए हैं उनकी एक्स्ट्रा डेप्शन चार्ज करनी। तो नहीं, फिर टेक्निकली जरूरत ही नहीं पड़ी होगी ना, क्योंकि एस की बुक्स में ऑलरेडी 54 पे आ रहा होता। मैंने आपको बता दी है एडजस्टमेंट नंबर 4A और 4B, लेकिन इसमें से क्या क्या बताया है वो समझें। आए पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 चैप्टर में पेज 4। हाँ जी पहुंचे। अच्छा पेज 4 में पहले तो ऊपर वाला पैराग्राफ खोलने, डब्बा नहीं, हो सकता है आपको 50 और 54 दिया हो सकता है आपको 4,000 दिया हो। 50 और 54 दिया तो डिफरेंस ले लेंगे, अगर आपको 4,000 ही दिया हुआ तो वो आपको डायरेक्टली एडजस्टमेंट बता दी। डब्बा भी नहीं बताया, नीचे कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, राइट वाला कॉलम नहीं बताया, लेफ्ट वाला कॉलम सारा पढ़ लें और 4B सारी पढ़ लें। 4A का राइट कॉलम नहीं बताया अभी, लेफ्ट कॉलम सारा पढ़ लें और 4B सारी पढ़ लें। जी जब आप इसको
$4,000 बढ़ाया, लेकिन इस बात को 3 साल गुजर गए, तो उस 4,000 पे फिर डेप्शन भी तो ज्यादा चार्ज करें ना। 4,000 चार्ज करने से आपका कैश का बैलेंस 24 से कम हो जाएगा। जो नहीं कैश किधर है, जो आप डिसॉल्विंग में कह रहे हैं कैश 54 में जाएगा। वो तो तब की बात थी ना, अगर तब बेच देते तो 54 के बिक जाते। बस अब ये कैश की बात खत्म हो गई, अब नहीं बेचे। ये सिर्फ ये देखने के लिए था कि सही मानों में गुडविल के कितने लिए हैं, ये 4,000 बस ये कैलकुलेट करने के लिए था। अब कैश वाली बात को छोड़ दें, अब ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने एसेट्स को 4,000 बढ़ा लिया तो वो डेफिसिट भी तो और करना है ना। हाँ जी, अच्छा इस डब्बे में नहीं, बस नहीं, एक एडजस्टमेंट और डब्बे में ये कुछ आइटम्स हैं जो IFRS 3 ने कहा है कि इनके ऊपर नहीं लगानी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, जिनमें से ये डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी, ये हम IS12 में पढ़ेंगे। IS 19 वाली लायबिलिटीज वो वही है जो PV ऑफ DPO है, उस पर नहीं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स लगानी। वो पहले ही इतने मुश्किल से संभली हैं वो वैल्यूज, उस पर फेयर वैल्यू लगाते फिर हैं, तो IS 19 वाली फिगर को नहीं बदलना। इंडेमनिफिकेशन एसेट एक चीज़ होती है, और जो ब्रैकेट में लिखा अगर पढ़ के समझ आता तो ठीक है, नहीं तो दफा करें। और IFRS 16 लीजेस वाली फिगर्स, वो भी कहते हैं कि IFRS 16 ऑलरेडी हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है, तो उस पर नहीं लगाते फिर ना फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। फिर IFRS 2 वाली चीज़ें, इन पे नहीं लगानी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। और लास्ट चीज़ IFRS 5 वाले, इन पे भी नहीं लगानी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब आपको धोखे के लिए सवाल में दी हो सकती हैं, लेकिन इन आइटम्स पे नहीं करनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ये एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा बाकी किसी भी आइटम पे, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, PP, इंटेंजिबल एसेट्स, किसी की भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो सकती है। लेफ्ट वाला कॉलम 4A डन, एडजस्टमेंट 4B डन। नोट्स में पहला बुलेट पॉइंट भी मैं बता दिया कि मैंने ऊपर सारा कुछ इंक्रीज को सामने रख के लिखा हुआ है, अगर डिक्रीज हो तो जो कुछ ऊपर लिखा है वो उलट हो जाएगा। और सेकंड बुलेट पॉइंट ये लिखा हुआ है, बल्कि रहने दें, नहीं अभी चल रही है क्लास, सेकंड बुलेट पॉइंट अभी नहीं बताता। 4B डन, 4B डन। ये क्या पे भी था? हाँ कैफ पास है, था यार सारा कुछ है। ये अभी तक सारा कैफ चला रहा हूं मैं, सिर्फ वो इम्पेयरमेंट IS 36 इजाफी बात बताई है जो कि नहीं बताई है, मास्टर क्वेश्चन के लिए छोड़ दी है, वरना अभी तो सारा कैफ है कल इंशाल्लाह, क्योंकि बैलेंस शीट बस पूरी हो जाएगी कल, 2-3 एडजस्टमेंट रह गई हैं, कल फिर मास्टर क्वेश्चन कराऊंगा। पूरा कर सका तो ठीक है, नहीं तो फिर आप खुद ही करिएगा। हैं नहीं इतना नहीं IS 36 उसमें आना, क्या बता रहा था मैं, हाँ जी। बुक्स में गुडविल क्यों नहीं आ रही थी, इंटरनली जनरेटेड, IS 38 ने मना किया हुआ। इसी तरह से कुछ ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं जिनकी अपनी पहचान है, इनकी अपनी वर्थ है, लेकिन IS 38 की बिला वजह की सख्तियों की वजह से वो बैलेंस शीट में नहीं आ रहा था। जैसे एक एसेट होता है ब्रांड, ब्रांड कहते हैं प्रोडक्ट या सर्विस के मशहूर नाम को जिसकी अपनी पहचान हो, और IS 38 ने कहा हुआ है कि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड बैलेंस शीट में नहीं आएगा। हो सकता है कंपनी एस का कोई बहुत मशहूर ब्रांड हो, लेकिन इंटरनली जनरेटेड होने की वजह से वो बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहा, जबकि उसकी वर्थ है। जब इन लोगों ने अपने शेयर्स बेचे होंगे पी को, तो उस ब्रांड के पैसे भी लिए होंगे, यकीनन लिए होंगे। तो पेरेंट ने चूंकि उसके लिए पैसे पे किए हैं, तो अब वो सिर्फ इंटरनली जनरेटेड नहीं रहेगी चीज, बिल्कुल गुडविल की तरह की। तो ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं जो IS 38 की सख्तियों की वजह से एसेट बैलेंस शीट में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी अपनी पहचान भी थी, आइडेंटिफाइबल, और फेयर वर्थ भी थी। उनको एसेट मानना है, उनको अब एसेट मानना है, और करने में ये ऐसा ही है कि जैसे उसकी बुक वैल्यू 0 थी और फेयर वैल्यू वो थी जो थी। जैसे अगर उसकी फेयर वैल्यू 12,000 थी तो फेयर वैल्यू 12,000 बुक वैल्यू, तो वो 12,000 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बन गई। क्या ट्रीटमेंट करें, यहां 12,000 पॉजिटिव, यहां पर एक नया एसेट इंटेंजिबल एसेट आ जाएगा, और उसको जब से एक्विजिशन की है तब से अमॉर्टाइज करेंगे। क्या एडजस्टमेंट होगी, यहां से लेस और एस की रिटेन अर्निंग्स से लेस। ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स जिनकी पहचान है, फेयर वर्थ है,
लेकिन नहीं थे बैलेंस शीट में, उनको अब बैलेंस शीट में लाना है। एसेट क्रिएट कर देंगे, यहां पर उसका दूसरा फैक्ट आएगा और उस पर एक्स्ट्रा अमाउंटाइजेशन चार्ज होगी। ये आप पढ़ लीजिए एडजस्टमेंट नंबर, एडजस्टमेंट 6 सारी पढ़ लें, एडजस्टमेंट नंबर 6 सारी पढ़ लें। जो कैमरे के पार दुनिया में पुरानी किताब मेरी रखे बैठे हुए, मैंने उसमें इस पर थोड़ी सी चेंज की है, तो वो किसी नई किताब वाले से देख लें। ये असेंबल्ड वर्कफोर्स ना एक आईएएस में एक नाम इस्तेमाल हुआ है, और ये पिछले अटेम्प्ट के सवाल में उन्होंने ये नाम भी पूछा था, तो मैंने इसलिए इसको बोल्ड कर दिया। असेंबल्ड वर्कफोर्स कोई मतलब की वर्कर्स हो सकते हैं, तो उसको एसेट नहीं मान लेना। और यहां पर एक IAS 37 वाली बात भी मैंने बोल्ड करके लिखी हुई है कि ये जो फेयर वैल्यू पे हम इनटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, अगर कंटिंजेंट एसेट भी आने की कोशिश करेगा, भाई मुझे भी बुला लो, तो उसको नहीं लिफ्ट करानी, कंटिंजेंट एसेट को नहीं आने देना है। नहीं, IAS 37 ने इसको इग्नोर किया था, तो IFRS 3 भी इसको इग्नोर ही कर रहा है, यानी स्पेशली बात लिखी है कि नहीं, इसको शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज। अब इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कंटिंजेंट एसेट की फेयर वर्थ दे दी हो, नहीं लिफ्ट करानी है उसको, कंटिंजेंट एसेट शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। की वर्कर्स कह सकते हैं आप, कंट्रोल नहीं जी, पूछ रहे थे कुछ आप। हम कौन, स्टूडेंट के, हम द ब्रांड, फार्मूला, रिसर्च डेवलपमेंट, इसी तरह की चीजें होंगी, वेबसाइट्स इसी तरह के होंगे। एडजस्टमेंट 6 सारी पढ़ लें, बस ये 6 और 4A पूरी करके खत्म कर रहा हूं क्लास। 6 पढ़ लें। एडजस्टमेंट 6 पढ़ ली वाकई। चलें 4A पे आए वापस। क्या जी, कौन सी ब्रैकेट एंड पे? वो भी रहने दें, 4A पे आए वापस। वो 4A वाली बात लिखी हुई है। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक कराइए आपको, बाकी इंशाल्लाह कल पूरी कराऊंगा और सवाल कराऊंगा। 4A, एडजस्टमेंट 4A। 4A का राइट कॉलम समझ लें। 4A का राइट कॉलम, ये 50,000 और 54,000 कब की वैल्यू है? एक्विजिशन डेट की। तो फिर ये बात भी उन्हीं एसेट्स की हो रही है जो एक्विजिशन डेट पे मौजूद थे, जो लायबिलिटीज एक्विजिशन डेट पे मौजूद थी। तो उस दिन जो एसेट्स मौजूद थे उनकी फेयर वर्थ बुक वैल्यू से ज़्यादा थी, 4,000। इस मिसाल में क्या ट्रीटमेंट की? यहाँ 4,000 ऐड किया, $4,000 यहाँ ऐड किया, और यहाँ पर रेलेवेंट एसेट में 4,000 ऐड कर दिया। वो एसेट एक्विजिशन डेट पे था, हो सकता है आज ना हो सकता है बेच दिया हो सकता है कंज्यूम हो गया हो सकता है डेटर्स हो, पैसे मिल गए हो सकता है इन्वेंट्री हो, बिक गई हो। तो जो एसेट एक्विजिशन डेट पे था उसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट यहां तो बहरहाल करनी है। क्यों? क्योंकि एक्विजिशन डेट पे तो था और सही गुडविल जाननी है तो उसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन बैलेंस शीट में एडजस्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो है ही नहीं बैलेंस शीट में, तो एडजस्ट किसको करना? तो 4A ये था लेफ्ट वाला कॉलम कि वो एसेट आज भी बुक्स में मौजूद है। राइट कॉलम ये है कि अब वो बुक्स में नहीं है। क्यों नहीं है? बेच दिया, कंज्यूम कर लिया, पैसे ले लिए, बुक्स में बहरहाल वो एसेट अब नहीं है। इसी तरह से लायबिलिटी बुक्स में नहीं है। तो अब अगर वो एसेट या लायबिलिटी जिसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी है लेकिन आज वो एस की बुक्स में है ही नहीं, तो गुडविल की वर्किंग में तो ऐसे ही होगा, लेकिन उसका दूसरा फैक्ट यहां नहीं आएगा। यहां क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब वो है ही नहीं। किधर गया? अच्छा, जहां भी गया, चाहे वो बिक गया तो उस पर प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल आया होगा, अगर कंज्यूम हो गया तो कंज्यूम होकर एक्सपेंस बन गया होगा। जो भी उसके साथ हुआ उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट एस के एक्सपेंसेस इनकम्स में आ रहा होगा। तो उस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को बैलेंस शीट में एडजस्ट करने की बजाय एस की रिटेन अर्निंग्स में से एडजस्ट करेंगे।
और एडजस्टमेंट का साइन यहाँ ऐड है तो यहाँ लेस है, यहाँ लेस है तो यहाँ ऐड। वाह ज़बरदस्त ऐड है। क्यों करना है नॉलेज के लिए बता देता हूँ, नहीं तो करना तो ऐसे ही है। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट उन एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो आज एस की बुक्स में मौजूद नहीं है। गुडविल की वर्किंग में तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन वो जो बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट करनी थी बैलेंस शीट में नहीं करेंगे। एस की रिटेन अर्निंग्स में करेंगे अपोजिट साइन के साथ। अपोजिट साइन क्यों करना है नॉलेज के लिए बता देता हूं, नहीं भी सुनना नहीं भी समझ आनी तो कोई बात नहीं। अपोजिट साइन के साथ एस की रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करना है, और उस पर एक्स्ट्रा डेप्शन जब है ही नहीं तो एक्स्ट्रा डेप्शन किस बात की, जब है ही नहीं तो एक्स्ट्रा डेप्शन किस बात की करनी है। यही बात मैंने 4B में भी लिखी हुई है कि ये बुक्स में मौजूद है तो ये एडजस्टमेंट। रिटेन अर्निंग में क्यों करनी है नॉलेज के लिए बता देता हूँ, और अगर समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो जाएं अभी चले जाएं, खत्म है क्लास। जिसने इसकी वजह नहीं जाननी छुट्टी, सीरियसली जाएं, सुननी है तो चलें सुन लें। ये इन्वेंट्री थी, मिसाल पीपी की मिसाल भी दे दूंगा। 11,000 रुपए की इन्वेंट्री थी और इसकी फेयर वैल्यू 15,000 थी उस दिन। जब बाद में एस ने इसको बेचा होगा, कितने की बेच लें, चलो 17 की बेच लेते हैं, तो एस ने इसको अपनी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी बनाया होगा जब इन्वेंट्री बिक गई होगी? 11, उसकी बुक में तो 11 थी, तो इसने इस पे 6,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा। जबकि ग्रुप की नजर में वो चीज 11 की थी, 15 की थी जी। तो ग्रुप की नजर में वो चीज 15 की थी और उस पर प्रॉफिट 2 होना चाहिए था, लेकिन एस ने कितना बनाया हुआ है? तो उस 6 को 2 कैसे बनाए? 4,000 यहां से माइनस करके, ये वही 4,000। अब आप इसको 17 की बजाय 17 लाख का बेच लें, चाहे 1.5 रुपए का बेच लें, एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि यहां से 4 माइनस होना, क्योंकि एस ने उसको बेचा होगा तो अपनी बुक वैल्यू के मुताबिक प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा, जबकि ग्रुप के मुताबिक इसके मुताबिक प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसलिए प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना है, इसलिए रिटेन अर्निंग से लेस। और यही बात एडजस्टमेंट 6 के आखिर में लिखी हुई है कि अगर वो इंटेंजिबल एसेट जो उस वक्त था लेकिन अब बेच दिया हुआ है, तो वो मैंने उस एडजस्टमेंट 6 में लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है। चलें, एडजस्टमेंट 6 तक मैंने बता दिया, और अगर देख आएंगे तो टाइम कल बच जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 तक देख लिया ना, तो आप अब जितना भी करना चाहें मर्जी आपकी। 4, 5, 6, हाँ जी 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7 छोटे छोटे सवाल बनाए मैंने यार, हैं 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8। ज़बानी तो देखना है यार आपने, ऐसे ऐसे देखना है, हो गया दूसरा, हो गया तीसरा, हो गया बस। जो देखना चाहें वो देख लें, नहीं देखना चाहें ना सही, कोई बात नहीं। 4, 5, 6, 7, 8 जो देखना चाहें। अच्छा, रोज़े का सवाब होता है बहुत ज़्यादा। फ़र्ज़ रोज़े तो जो फ़र्ज़ हैं वो हैं, नफ़ी रोज़े के भी बहुत ज़्यादा सवाब है। क्या समझ आता है कि सवाब क्यों होता होगा? हैं? सही है। और है दिखावा नहीं होता, हाँ, किसी को नहीं पता चल रहा कि रोज़ा रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, सही है। सब्र पैदा होता है, नफ्स पे कंट्रोल बढ़ता है, बिल्कुल सही है, सब्र पैदा होता है। और ये आसन ने कुछ मौक़ों पे लोगों को नसीहतें भी की हैं, रोज़ा रखा करो। इसकी एक
ये मिसाल भी समझें कि भूख प्यास ये इंसान की ज़रूरतें हैं। तो हमें ये बात एक्सपीरियंस से पता चली है, अगर अनपढ़ भी होते, जंगल में भी रह रहे थे तो भी पता होती कि प्यास बुझनी है तो पानी पीना पड़ेगा और भूख मिटनी है तो खाना खाना पड़ेगा। ये इंसान की अकल में है, लेकिन भूख असल में खाने से नहीं मिट रही है, भूख अल्लाह के हुक्म से मिट रही है। प्यास असल में पानी से नहीं मिट रही है, प्यास असल में अल्लाह के हुक्म से मिट रही है। जब इंसान रोज़ा रखता है ना, तो वो इस बात को शो कर रहा होता है, जी अल्लाह भूख मुझे लगी हुई है, लेकिन बस आपने मना कर दिया, मैंने खाना नहीं खाना। आप भूख में मेरी आसानी करनी है तो आपने करनी है। और आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया हो शायद कि रमज़ान के महीने में प्यास और आम दिनों में प्यास फ़र्क होती है। यानी अब जैसे मैं टीचर हूँ, मैं पानी बहुत पीता हूँ, और अगर मैं नॉन रमज़ान में क्लासेस पढ़ा रहा हूँ तो मैं रोज़ की कोई ये बोतल जो है कुछ 1.25 लीटर की है, तो मैं 2 बोतलें अपनी क्लासेस में 3-4 बोतलें कैफ सी फैप मिला के 3-4 बोतलें पी जाता हूँ। बल्कि चलो सी फैप तो शाम की है, अगर मैं डे भी बात करूँ तो कोई 3-4 लीटर क्लासेस में पानी पीऊँगा, ना ही क्यों तो मुझे प्यास लगती है, रमज़ान में नहीं लगती है, तो वो अल्लाह के कंट्रोल में है। तो इंसान फिर अल्लाह ताला को ये शो कर रहा होता है, अल्लाह ताला खाना छाना कुछ नहीं, आपने कह दिया, बस आपने कह दिया, तो वो फिर अल्लाह के लिए कर रहा होता है, उस पर सब्र भी कर रहा होता है, इसका अजर बहुत ज़्यादा है। ये काम मुश्किल लगता है हमें, तो उसका अजर भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन एक काम जो हमें अक्सर लोग बॉदर ही नहीं करते, लेकिन उसका अजर इतना ज़्यादा है, इब्ने माजा 1764, और अगर आप लोग ये नहीं करते तो उसको काउंट अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इब्ने माजा 1764, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला, खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला साबिर रोज़ेदार का दर्जा पा लेता है। यानी जितना रिवॉर्ड रोज़े के सब्र पे है, उतना खाना खा के शुक्र पे भी है। क्योंकि जब इंसान शुक्र करता है ना, तो वो शुक्र यही कर रहा होता है कि मैंने कमाया तो मेरा कमाई नहीं है, खाने से अगर मेरा पेट भरा है तो मेरा कोई कमाल नहीं, खाने का कमाल नहीं, अल्लाह ताला तेरी वजह से ही है। तो खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला साबिर रोज़ेदार का दर्जा पा लेता है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।